हेलो एवरीवन। RO 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत विविध से संबंधित प्रश्नों को। तो जो प्रश्न अभी तक छूट गए हैं दिल्ली सल्तनत में वो सभी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे विविध के टॉपिक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तो वह किया था तुर्कों ने। यहाँ पर हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलने का शौकीन था और पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो को चौगान कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं सल्तनत काल के सुल्तान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कोई कार्य या व्यक्ति। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। बलबन ने नौरोज़ त्यौहार शुरू किया था। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। और जहांगीर के समय थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो यह था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यह था खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान के बाद यह बना था शासक। और यह एक हिंदू से मुस्लिम बना हुआ कन्वर्टेड मुस्लिम था और यह भारतीय मूल का शासक था। इसका मूल भारत के बाहर का नहीं था। यह भारतीय मूल का व्यक्ति था जिसने अपने धर्म का कन्वर्ट कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज़ाक तुर्की का नहीं था। अब्दुल रज़ाक था अब्दुल रज़ाक ईरानी था। तुर्की का नहीं था बल्कि ईरान का था। और नूनीस पुर्तगाल का था। निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम रहा तो वह था सबसे पहले भारत में आया है अल-बरूनी, उसके बाद आया है इब्न बतूता, उसके बाद आया है ट्रेवर्नियर और उसके बाद मनुची। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान तो यह थे उलेमा थे और ये न्यायिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति थे। इनको दस्तार बंदान कहते थे। ये पगड़ी पहने रहते थे और जो पगड़ी ये पहनते थे उसे ही दस्तार बंदान कहा जाता था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे उलेमा लोग जो कि धार्मिक और न्यायिक पदों पर थे। ऐसे लोगों के समूह को दस्तार बंदान कहा जाता था, यानी कि लोगों को दस्तार बंदान कहा जाता। कुलादारान कहलाते थे तो ये थे सैयद या पीर लोग जो कि धार्मिक और न्यायिक विचारक थे, तो इनको कुलादारान कहा जाता था। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक यानी कि कंपस की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। यह महासागर या सागरों में जब कोई यात्रा करता है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर चारों तरफ एक जैसा दिखाई देता है। कोई भी दिशा का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपस के द्वारा वह नॉर्थ और साउथ का अनुमान लगाकर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं का अनुमान लगा लेते थे। इसके प्रयोग की जानकारी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दी गई है और उनकी पुस्तक थी जमावियुल हिकायत। इसमें दिया गया है दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग के बारे में। निम्न व्यक्तियों में ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य के सही कालक्रम नीचे कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कालक्रम बताना है।
तो यहाँ सबसे पहले आएगी रजिया सुल्तान जो कि गुलाम वंश से है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश से है। उसके बाद शेरशाह जो कि हुमायूं के समकालीन है, और उसके बाद अकबर। तो इस प्रकार जो सही क्रम होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। यहाँ पर युद्ध दिए हुए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए हैं, मिलान करना है। चंदवाड़ का युद्ध, चंदवाड़ या फिर चंदावर का युद्ध कहेंगे इसको, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण, भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा या इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, कई नामों से जाना जाता है इस युद्ध को। यह विजयनगर साम्राज्य के पतन का युद्ध है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध यह हुआ था 1529 ईस्वी में। यह बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बताना है। बहादुर शाह गुजरात, बहादुर शाह गुजरात के थे। चांद बीबी अवध, चांद बीबी अवध की नहीं बल्कि अहमदनगर से संबंधित हैं, अहमदनगर, अहमदनगर। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका थी, और बाज बहादुर मालवा का शासक था। तो ये बिल्कुल ही सही हैं तीनों बाकी के। चांद बीबी होगा इसका आंसर बी। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, यहाँ पर घटनाएं दी हैं, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा कुतुब मीनार का निर्माण, तो यहाँ पर, और उसके बाद में दूसरा होगा फिरोज तुगलक की मृत्यु, और उसके बाद होगा पुर्तगालियों का भारत आगमन, और सबसे आखिर में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, क्योंकि कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे और बाबर 1518 के बाद भारत में आया था, और जबकि उससे पहले ही 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा 2 4 3 1। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दिया है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो सबसे पहले आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर दूसरे नंबर पर आएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तीसरे नंबर पर आएगा अफगानपुर षड्यंत्र, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का षड्यंत्र था। ये अफगानपुर लकड़ी का एक प्रवेश द्वार था जिसके गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण, तो यह 4 3 2 1 का क्रम रहेगा। यहाँ पर एक कोटेशन दी गई है, यह नीचे लिखे हुए यात्रियों के बारे में, किसी एक यात्री के बारे में बताता है। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो पूर्व आधुनिक काल का संसार सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो यह यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, और इसने दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर भ्रमण किया था। इसने पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और इसके बाद में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया,
चाइना और मध्य एशिया तक लगभग आधी दुनिया के हिस्से इसने कवर कर लिए थे। इन सब देशों में घूमा था। तो सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ इब्न बतूता साबित हुआ था उस समय। नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है यह बताना है। तो यहाँ पर कृष्णदेवराय सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार है भोजदेव की कृति। कृष्णदेवराय की कृति है अमुक्तमाल्यद। महेंद्र वर्मन की कृति है मत्तविलास प्रहसन और सोमेश्वर की कृति है मानसोल्लास। तो इस प्रकार महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन सही है, बी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वह किया है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है और तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की है? तो वह है इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन तीनों के ही शासनकाल में उसने अपनी सेवाएं दी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई है? तो वह हुई है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा जब किसी राज्य के राजा की पराजय हो जाती थी तो उस राज्य की सभी स्त्रियां और कन्याएं मिलकर सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी और जीवित अपने शरीर को भस्म कर देती थीं। यह प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। इसका विवरण अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान भी दिया है और इसका विवरण मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत में चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान वहाँ पर हुए विशाल जौहर के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो वह था हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं युद्ध और दूसरी तरफ है उनके समय। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में और तराइन का युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हैं शासक और दूसरी तरफ उनके द्वारा कराए गए काम या स्थापित संस्थाएं। अकबर ने स्थापित की है आईने दहशाला पद्धति अकबर के टोडरमल के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू की गई है प्रतीक मुद्रा। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा, टोकन मुद्रा जिसको कहते हैं, वह चलाई थी। इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी अमीर 40 अमीरों का यह समूह था, चालीसा प्रथा जिसको कहते हैं, इसको शुरू किया था। और शेर शाह के द्वारा सड़क ए आजम सड़क बनवाई गई थी जिसको आज के समय में जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो यह मिलता है जूता के संदर्भ में। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों ने आज भी सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को मजाक में पनही देने को कहते हैं, तो उसका अर्थ जूता से ही होता है। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है सिक्के को। फड़म एक प्रकार का सिक्का होता था मध्यकाल में।
13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी नहीं करता था? जौ और गेहूं की खेती तो भारत में आदिकाल से चली आ रही है। इसके बारे में तो हमने हड़प्पा और उसके समय के पूर्व भी पढ़ी थी। और तो चने की भी खेती होती थी। इसकी खेती हमने कालीबंगा में देखी। जबकि मक्का पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे, तो मक्के की खेती भारत में पहले नहीं होती थी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं ग्राम मुखिया के लिए। प्राचीन भारत में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, ग्रामिका, ग्रामेयका इस तरीके के नाम मिलते हैं ग्राम के मुखिया के लिए। वहीं दक्षिण भारत में ग्रामाकुत, पट्टिकल, गवुंद इस तरीके के नाम मिलते हैं। तो यह है ग्राम मुखिया के बारे में। महत्तर उत्तर प्रदेश में कहा जाता था। इसके साथ ही सल्तनत काल से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।